हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिलेट वेल्ड के ऊपर एक और न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हम लोग जो एंगल सेक्शन होता है वो उसके लिए हम फिलेट वेल्ड कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि एंगल सेक्शन में क्या होता है, अलग अलग लेंस होती है, ऊपर अलग नीचे अलग, मतलब वो सब हम देखने वाले हैं इस प्रॉब्लम में। तो शुरू करते हैं। तो अ टाई मेंबर कंसिस्ट ऑफ एन ISA 100/65/8। अ टाई मेंबर का है मतलब ये जो मेंबर है वो टेंशन कैरी करने के लिए बना हुआ है, और इसके डायमेंशन दिए गए हमें 100/65/8, मतलब 100 एक लेग, दूसरा लेग 65 का, और थिकनेस जो है वो 8 mm। एफ वाई इज इक्वल टू 250 MP। एफ वाई की वैल्यू दी है 250 न्यूटन पर mm²। इज टू बी वेल्डेड टू गसेट प्लेट ऑफ 12 mm थिकनेस। गसेट प्लेट की थिकनेस दी गई है 12 mm। डिजाइन द वेल्ड टू ट्रांसमिट लोड इक्वल टू फुल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। तो हमें फोर्स नहीं दिया गया है, यहाँ पर हमें कहा गया है कि फुल स्ट्रेंथ के लिए वेल्ड डिजाइन करिए। तो हम सबसे पहले तो फोर्स निकालेंगे, मतलब उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे, क्योंकि जब हम फोर्स निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमको डिज़ाइन करना है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो एरिया पता होना चाहिए इस सेक्शन का। तो हम ऐसे मॉस में जैसे कैलकुलेट करते हैं एरिया, तो उस तरह से एरिया ना कैलकुलेट करते हुए, मतलब आप उस तरह से कर सकते हो, लेकिन उससे ईजी मेथड है कि आप स्टील टेबल का यूज़ करिए। स्टील टेबल अलाउड होता है जनरली एग्जाम्स में। तो आप स्टील टेबल में से इस सेक्शन के लिए एरिया देख लेंगे। एरिया के बाद हमें CXX भी लगने वाला है इस प्रॉब्लम में, हम बात करेंगे उसके ऊपर भी। तो CXX भी हम नोट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, कैपिटल P लिखते हैं हम, P इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय सिग्मा AT। एरिया मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स, हमें पता ही है वैसे भी। तो ए हमारे पास 1257 मल्टीप्लाई बाय 0.6। सिग्मा एटी की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं 0.6 एफ वाई हमें दिया है 250। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1257 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 250, 188.55 188.55 किलो न्यूटन। हमें इस फी की वैल्यू मिल गई, क्योंकि इसके लिए हमें डिज़ाइन करना है। अब हम बात करते आगे आगे हमें, अब पी तो पता चल गया। अब पी के बाद हमें साइज़ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि साइज़ के बाद हम शॉर्ट थिकनेस निकालेंगे, उसके ऊपर कैलकुलेशन होंगे। तो हम साइज़ निकालते हैं अभी। साइज ऑफ वेल्ड, तो मिनिमम साइज़ हो गया आपकी मिनिमम 3 mm, क्योंकि यहाँ पर 8 mm है। इसकी जो थिकनेस है ISA की एंगल सेक्शन की वो 8 mm है, इसलिए हम मिनिमम 3 लेंगे, क्योंकि 0 से 10 के बीच में, तो मिनिमम 3 mm में प्रोवाइड करना चाहिए। मैक्सिमम, अब मैक्सिमम के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं, स्क्वायर एज और राउंड एज। तो यहाँ पर राउंड एज हमें देखने को मिलेगी जनरली, और जो राउंड एज होती है वहाँ पर ज़्यादा क्रिटिकल सेक्शन होता है, तो वहाँ पर मिनिमम होगी वैल्यू। तो हम उसे कंसिडर करेंगे राउंड एज को, क्योंकि वहाँ पर फेल्योर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम राउंड एज के लिए होता है 3/4 ऑफ टी का मतलब जो हमें मेंबर कनेक्ट करना है उसकी थिकनेस। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई टी है हमारे पास 8, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 mm। अब आप लोग इन दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे, 3 और 6 में से वो कुछ भी ले सकते हैं। 3 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। मैं कंसिडर करता हूँ 5। टेकिंग यस इज इक्वल टू 5 mm। अब हमने यस निकाल लिया। अब हमारे पास अब हम बात करेंगे थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस, अब देखिए हमारा थ्रोट थिकनेस होता है TT इज इक्वल टू K इंटू एस। तो हमारे पास K की वैल्यू तो हमें वैसे भी एंगल वगैरह कुछ मेंशन नहीं, मतलब हम 90 डिग्री कंसिडर करेंगे, जो क्या होता है 90 डिग्री के लिए क्या होता है 0.7, और यह से हमारा साइज, तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय ये से हमारे पास 5 mm, ये हो जाएगा हमारा 3.5 mm। थ्रोट थिकनेस की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.5 mm। अब जो है, अब वो क्रिटिकल पार्ट शुरू होने वाला है। अब हमें थ्रोट थिकनेस पता है, सब कुछ पता है, हमें लेंथ डिज़ाइन करनी। तो हम इस पी के लिए तो टोटल लेंथ निकालेंगे, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पर कितनी लेंथ होगी, यहाँ पर कितनी लेंथ होगी। और ये अलग अलग क्यों है,
क्योंकि ये जो सेंट्रॉइड है ये 32.8 पर है, मतलब इस विड्थ के सेंटर में नहीं है, इस लेंथ के सेंटर में नहीं है, वो नीचे नीचे इसलिए क्योंकि यहाँ पर कहीं पर तो इसका सेंट्रॉइड आएगा। मतलब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि लोड एक्ट होगा, सेंटर ऑफ मास जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर आएगा। तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो सेंट्रॉइड से नीचे यहाँ पर, और इसलिए ये क्योंकि ये नीचे है तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, इस प्रकार से यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर फोर्स कम लगेगा। जबकि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा मतलब वेल्ड भी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इस एज पर फोर्स कम लगने वाला है मतलब लेंथ भी कम प्रोवाइड करनी। लेकिन हम कह नहीं सकते कि कितनी लेंथ लगवानी है। अब हमें एक तो लेंथ पता है, ये P2 उसकी लेंथ हमें पता है 100 mm, तो हम सबसे पहले P2 निकाल लेंगे, उसके हमें लेंथ भी पता है, फिर हम P1 निकालेंगे, P2 निकालेंगे, और P1 P2 के लिए अलग अलग हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो P2 निकालते हैं। P2 इज इक्वल टू, इसका फॉर्म आता है एल ई मल्टीप्लाई बाय टी टी, ये हो गया एरिया, और स्ट्रेस यहाँ पर स्ट्रेस होगी शेयर स्ट्रेस टाउ वी एफ इज इक्वल टू एल ई जो है हमारे पास 100 mm है, P2 के लिए 100 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस हमने अभी कैलकुलेट की 3.5 मल्टीप्लाई बाय टाउ वी एफ 108, तो हमारे पास P जो आ जाता है वो ये 100 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई बाय 108 37.8 किलो न्यूटन। आपको वैल्यू न्यूटन में मिलेगी, आप उसे कन्वर्ट करके लिख लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 37.8 किलो न्यूटन। उसके बाद हमें P1 या तो फिर P3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब P1 और P3 में से हम अगर इस L3 के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो हमें P1 मिल जाएगा, अगर हम L1 के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो हमें P3 मिल जाएगा। तो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर टेकिंग मूवमेंट और considering equilibrium summation m L3 equal to 0 about L3 equal to 0, हम इसके अबाउट मूवमेंट लेंगे और उसको 0 कंसिडर करेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर इसके लिए तो मूवमेंट नहीं आएगी क्योंकि P3 और इसका डिस्टेंस L3 के एज से जो होगा वो 0 होगा, इसलिए इसके ऊपर मूवमेंट नहीं आएगी। अब इसका जो डिस्टेंस होगा, इस फोर्स के लिए हमें डिस्टेंस पता है जो कि होगा C एक्सिस, क्योंकि मेंबर में जो भी फोर्स एक्ट करने वाला है वो उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एक्ट करने वाला है, इसलिए हमें C एक्सिस नोट कर लेना है स्टील टेबल में से, पहली बात। तो उसके बाद P2 हमें पता है, और P2 के लिए जो सेंट्रोइडल एक्सिस का डिस्टेंस होगा वो होगा इस लेंथ का हाफ, मतलब इस वेल्ड के लिए CG, इस वेल्ड का CG होगा यहाँ पर जो कि पूरा 100 है, तो ये डिस्टेंस होगा 50 mm। P2 के लिए 50 mm डिस्टेंस होगा। अब हम मूवमेंट लेना चालू करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट लिखते हैं हम P इंटू 32.8, जो हमारे पास P की वैल्यू है हम डायरेक्ट पुट करते हैं 188.55 मल्टीप्लाई बाय 32.8 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज में सबसे पहले P इंटू 100, क्योंकि जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 100 है, तो इसलिए P1 मल्टीप्लाई बाय 100 और प्लस में यहाँ पर P2 मल्टीप्लाई बाय 50, तो P2 की वैल्यू भी हमारे पास है 37.8 मल्टीप्लाई बाय 50। तो यहाँ से हमें सिर्फ P1 अननोन है, तो हम P1 निकाल लेंगे यहाँ से डायरेक्टली। P1 इज इक्वल टू 32.8 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100। तो P1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 42.94। P1 की वैल्यू मिल गई हमें, P2 की वैल्यू मिल गई। अब हमें जो अननोन है वो है P3, तो P3 की वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अब जो फोर्स है
टोटल पी वो तीनों वेल्ड के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अलग अलग वेल्ड अलग अलग पार्ट रखेगी इसका। तो 37.8 इसने कैरी कर लिया, इसने इतना कैरी कर लिया। अब इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो हम इसमें वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारे पास जो P3 जो अननोन है वो निकल आएगा। तो हम पुट करते 188.55 इज इक्वल टू P1 और P2 जो हमारे पास है, P1 है 42.94, P2 है 37.8 प्लस P3। तो यहाँ से हमें P3 मिल जाएगा। P3 इज इक्वल टू 188.55 माइनस 42.94 माइनस 37.8। तो ये आ जाता है हमारे पास 107.81 किलो न्यूटन। अब हमने P1 P2 P3 सब कुछ सारे मतलब फोर्सेस निकाल लिए। इसके लिए तो वैसे भी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें लेंथ पता है 100 mm है, जो कि हमें सिर्फ L1 और L3 निकालना है। तो अब हमारे पास P1 P2 और P3 की वैल्यूज़ आ गई है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, तो P1 के लिए अलग लेंथ होगी और P3 के लिए अलग लेंथ होगी। तो P1 के लिए मैं यही पर लिख देता हूँ लेंथ, ताकि स्पेस सेव हो जाए। L1 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय TT मल्टीप्लाई बाय टाउ VF। और अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P1 है हमारे पास 42.94, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइड बाय TT जो हमारे पास है वो है 3.5 मल्टीप्लाई बाय टाउ VF है 108। तो L1 निकल के आ जाता है यहाँ से 42.94 e⁻³ डिवाइड बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 108। ये आ गया हमारे पास 11359 mm। तो हम कंसिडर करेंगे 115 mm। सेफ्टी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, राउंड फिगर कर दिया इसको। L1 हमारे पास आ गया, अब सिर्फ L3 बाकी। तो L3 के लिए सेम, L3 इज इक्वल टू P3 डिवाइडेड बाय TT मल्टीप्लाई बाय टाउ VF इज इक्वल टू 107.81 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय TT हमारे पास 3.3 मल्टीप्लाई बाय 108। इसके लिए हमारे पास आएगी 107.81 इज 10⁻³ डिवाइड बाय ये 3.5 सॉरी 3.5 है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 108 285 285.21 5.21 से 286 mm। हमने पूरी तरह से वेल्ड को डिज़ाइन कर लिया है। अब सिर्फ हमारा ड्राइंग बनाने का काम है। अब यही ड्राइंग आप फिर से बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर L1 L2 L3 की ये जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की है, L1 के लिए 115, L2 के लिए 100 mm और L3 के लिए 286 mm, तो ये वैल्यूज़ हम ड्राइंग पे रिप्रेजेंट कर देंगे और इस प्रकार से हम वेल्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ड्राइंग के ऊपर रिप्रेजेंट करने के बाद इस तरह से एरो निकालना है, यहाँ पर फिलेट के लिए साइन बनाना है ऐसे, और यहाँ पर साइज़ लिखनी है फिलेट की, जो कि हमने साइज़ ली है वो है 5 mm। थ्रोट थिकनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर साइज़ की बात कर रहा हूँ, जो कि हमने 5 mm कंसिडर किया था। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं, ऐसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगले वीडियो से हम टेंशन मेंबर शुरू करेंगे।